बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या बताया, जरा ध्यान से देखना। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया था। इसमें से ऐसा कौन सा आंदोलन है जो महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया था? एक एक करके डिस्कशन करेंगे प्लीज। और भाई मैं बता दूं आपको कि हमारे सर को इतना टाइम नहीं था, जो हमारी टाइप मास्टर है, तो ये 2024 वाला कॉपी पेस्ट नहीं हो पाया, मतलब हर प्रश्न में लिख नहीं पाए कि ये 2024 में है, पर आप समझदार हो। तो हमने क्या बताया, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया था? देखो, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चलाया था। और ये कब चलाया था? जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद महात्मा गांधी जी ने ये वाला जो है आंदोलन चलाया था, जिसमें यह था कि भैया कोई सहयोग नहीं देंगे। फिर उसके बाद सबसे पहला जो उन्होंने आंदोलन चलाया था वो चंपारण आंदोलन था। ये किसानों का आंदोलन है, नील की खेती से संबंधित है, क्योंकि नील की खेती हानिकारक थी। फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी नमक कानून है बनाया जब उन्होंने, नमक कानून, उसको तोड़ने के लिए, जो कि अंग्रेजों ने बनाया था नमक कानून, उसको तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो चलाया गया मेरे प्यारे बच्चों। और खिलाफत आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया था, ये मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाया गया था, गांधी जी ने सपोर्ट किया था इसमें, राइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। आगे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला जो हमारे पास है वो ये है कि अगला जो है वो है कि 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? इंपॉर्टेंट है, इस बार भी 2025 में आने के पूरे चांस है, 2025 में आने के पूरे चांस है, 2024 में आया हुआ है। क्या लिखा है जरा ध्यान से देखो। लिखा है कि 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का, तो मुझे सबसे पहले कि 1789 में फ्रांस में क्रांति क्यों हुई थी? क्योंकि वहां का राजा निरंकुश राजा था, उसका नाम लुई शोल्वे था। हमने आज मॉर्निंग में 30 मिनट का एक वीडियो डाला है, जिसमें पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद एक वीडियो में पढ़ा दिया है, 30 मिनट में। आपने वो वीडियो देखा कि नहीं देखा? ठीक है, तो 1789 में फ्रांस की राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? क्या फ्रांस की क्रांति हो गई? यहां तो पूछ रहे कि फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का कारण क्या हुआ, है ना? तो फिर एक पहला ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति, दूसरा है नेपोलियन का उदय हो जाता है, तीसरा जर्मनी का एकीकरण। नहीं भैया, जर्मनी का एकीकरण तो संबंधित ही नहीं उससे। निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ होता है, पहले से ही वहां निरंकुश राजतंत्र था। अगर यहाँ पे होता कि प्रजातंत्र का प्रारंभ होता है, हाँ, तो फिर करेक्ट आंसर होता। नेपोलियन का उदय होता है, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है, नेपोलियन तो बाद में आता है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति होती है। ठीक है, तो क्या बच्चों को यहां तक सर समझ में आ गया? कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर रहे हैं हमारे बच्चे? 69%, वेरी गुड। आगे चलेंगे बच्चों। अगला हमारे पास है कि गुलामगिरी के लेखक कौन है। अब ये वाला क्वेश्चन ना, दो पुस्तकें हैं, एक गांधी जी ने लिखी थी, क्योंकि बार बार पूछी जाती है बेटा, बहुत अच्छे से समझिएगा। एक गांधी जी ने लिखी थी, और गांधी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी बेटा? गांधी जी ने लिखी थी हिंद स्वराज। गांधी जी ने लिखी थी हिंद स्वराज, है ना? हिंद स्वराज या हिंद स्वराज्य कह सकते हो। तो गुलामगिरी के लेखक कौन थे? गुलामगिरी किसने लिखी थी? इसमें गुलामी प्रथा से संबंधित बहुत सारी बातें लिखी है। ईवी रामास्वामी, बिल्कुल भी नहीं। भीमराव अंबेडकर जी, बिल्कुल भी नहीं। बाल गंगाधर तिलक जी, नहीं। किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? ये पूछा गया है 2024 में। सारे क्वेश्चन 2024 के हैं आज के, राइट। चले बच्चों आगे चलेंगे। आज हमने बोला बच्चों कि आप लोगों को पीडीएफ अपलोड करके नहीं दिया गया था इंग्लिश का, तो आज ये वाला पीडीएफ और इंग्लिश का एक साथ ऐप के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अगला हमारे पास है कि 1929 में महामंदी का मुख्य कारण क्या था? 1929 में महामंदी आती है, और ये महामंदी क्यों आती है पता है? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध होता है, और प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद जो देश थे उनमें बहुत ज्यादा बेरोजगारी फैल गई थी, भुखमरी फैल गई थी। तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने खूब सारी फसल पैदा करना स्टार्ट कर दिया। और जब लोगों ने खूब सारी फसल पैदा करना स्टार्ट कर दिया ना, तो हुआ क्या? मेरी बात ध्यान से सुनना। तो हुआ क्या? सब लोगों ने जब खेती करना स्टार्ट कर दिया तो अधिकता हो गई उसकी, और जब अधिकता हो गई तो मंदी आ गई। ठीक है, अब इस मंदी से सबसे ज्यादा किस देश को नुकसान हुआ था? अगर देश की बात करता कि भैया किस देश को नुकसान हुआ था, कौन सा ऐसा देश है जिसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, तो वो देश था अमेरिका। अमेरिका क्यों? अमेरिका को नुकसान क्यों हुआ था? क्योंकि अमेरिका ने क्या किया था? बहुत सारे देशों को ऋण दे रखा था, इसलिए अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था इसका। क्योंकि लोग जो देश थे वो ऋण चुका नहीं पा रहे थे, और अमेरिका का बहुत सारा पैसा जो है फंस चुका था। तो 1929 की महामंदी का मुख्य कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पादन नहीं, उत्पादन तो ज्यादा हो गया था। प्रमुख बैंकों का धराशायी होना, ये तो इसका परिणाम था, राइट। तो बैंकें जो थी वो क्या हो गई? धराशायी हो गई, ये तो इसका परिणाम था। फिर इसके बाद बेरोजगारी जो हम बोल सकते हैं कि भैया मंदी आई तो हर चीज सस्ती मिलने लगी, राइट। तो वो कारण में आप लिख सकते हो। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कि भैया हमसे कारण पूछा है, हमसे परिणाम नहीं पूछा है। इसी तरीके से बोर्ड पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो कंफ्यूज कर देगा कि भैया कारण लिखा लगाएं कि परिणाम लगाएं, और लगेगा कि भैया दो ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, ये भी लग रहा था, ये भी लग रहा था, पर ये परिणाम था। क्या बच्चों को यहां तक समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? बहुत आराम से एक्सप्लेन करेंगे, कोई हाइपर होने की जरूरत नहीं है, ना आपको ना हमें। बस चीजों को बेहतर तरीके से कवर करना है बेटा। अगर मैं बहुत तेज से पढ़ा करके आपको जल्दबाजी में चला जाऊंगा तो चीजें डिस्कस नहीं हो पाएंगी। एंड ये जो टाइम है ना बच्चों, वो है टाइम की डिस्कशन करना।
हम भाग नहीं सकते चीजों में, राइट, याद रखना इस बात का। चलिए आगे चलेंगे, क्योंकि कहां से क्वेश्चन बन जाए पता नहीं। क्या है हमारे पास कि 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जिसको शॉर्ट पे बोलते हैं, इसकी स्थापना कहां पर की गई थी 1944 में, और क्यों की गई थी? क्यों की गई थी मैं बताता हूं। जब विश्व युद्ध होता है तो विश्व युद्ध के बाद जो देश थे वो आर्थिक रूप से क्या हो रहे थे, जूझ रहे थे। तो ऐसे में यह हुआ कि भैया एक दूसरे को क्या करना है, एक देश को दूसरे देश के साथ मदद करनी है, ठीक है, मदद करनी है। तो इसके लिए क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको स्थापित कर दिया गया, राइट। अभी शॉर्ट में ऐसे समझो। तो बोला जा रहा है कि इसकी स्थापना कहां पे की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी ब्रिटेन में? नहीं। क्या इसकी स्थापना फ्रांस में? बिल्कुल भी नहीं। इसकी स्थापना कहां की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। और संयुक्त राज्य अमेरिका में कहां पर, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में कहां पर? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर, नोट कर लेना, न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर, ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर, यहां पर क्या हुआ था, इसकी स्थापना की गई थी। तो ये मान लो कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी न्यू हैम्पशायर दे सकते हैं, ब्रिटेन वुड्स दे सकते हैं, तो इसलिए क्या होगा कि भाई हर चीज की जानकारी होगी कि भैया अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक एक स्थान में यहां पर हुई थी IMF की स्थापना। क्या सभी को क्लियर हो गया? यहां तक किसी को कोई समझ में नहीं, कोई दिक्कत हुई किसी को, एक बार फटाफट से बता देना, किसी को कोई डाउट नहीं। सर तीसरे वाले में बता दो, सर बेटा ये तो तैयार कर रहे हैं गुलामगिरी पुस्तक के लेखक, है ना, ज्योतिबा फुले जी। सभी को समझ में आ गया? क्या यहां तक किसी को कोई समस्या? एक बार जल्दी से बता दो, क्लियर हो गई तेरी बात? सर साइंस वाला PDF भी अपलोड करा देना। बिल्कुल अपलोड हो चुका है बेटा, अपलोड हो चुका है। चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि इसको भी देखो यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया है बच्चों, ये देखो एक्सप्लेन किया गया है, ठीक। अगला देखो, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक था? फिर से बोल रहा हूं बच्चों कि ये क्वेश्चन 2024 के हैं, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा समूह था जो अल्पसंख्यक समूह था? ध्यान से सुनिएगा, श्रीलंका की अगर हम लोग बात करें तो श्रीलंका में दो समूह थे, श्रीलंका में दो समूह थे। एक समूह जो था वो था सिंघली समूह, एक समूह जो बच्चों था वो था सिंघली समूह, राइट। और एक दूसरा समूह था वो था तमिल, एक था सिंघली और दूसरा था तमिल। इन जो सिंघली वालों की संख्या थी वो अधिक थी, तो इनको बोल सकते हैं कि भैया ये बहुसंख्यक थे, है ना, इनकी संख्या अधिक थी। और इनकी संख्या क्या थी? कम थी। इनकी संख्या क्या थी? कम थी। तो इनको बोल सकते हैं कि हाँ ये अल्पसंख्यक थे। क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? एक बार जल्दी जल्दी से बता दो, किसी को कोई समस्या? क्लियर हो रहा है ना, सभी को समझ में आ रहा है ना? चले आगे। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा इसका तमिल। श्रीलंका में तमिल जो थे वो अल्पसंख्यक थे। अच्छा, एक बार माहौल को थोड़ा सा गर्म किया जाए और एक बार क्लास में सारे बच्चे जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो को, सारे के सारे फायर इमोजी भेजेंगे ताकि गाड़ी एक बार जल्दी से गर्म हो जाए। फटाफट से सारे बच्चे फायर इमोजी भेजेंगे। करते हैं। फिर क्या लिखा कि भारत में संघीय व्यवस्था है। अब भारत में क्या कि संघीय व्यवस्था है, इसका कारण क्या है? इसका क्या कारण है कि भारत का संविधान लचीला है? भाई भारत का संविधान कठोर तो नहीं है, लचीला ही है भारत का संविधान, लेकिन संघीय व्यवस्था क्यों है ये पूछा गया है ना। तो कह रहे हैं यहाँ पे शक्तियों का केंद्रीकरण है, नहीं, शक्तियां एक जगह पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भारत में जो संघीय व्यवस्था है यानी भारत का जो शासन व्यवस्था है ना, तो भारत में क्या कर दिया गया है, भारत में जो जितनी भी शक्तियां हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है ना। भारत में जो शक्तियां हैं पहले इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था, एक थी हमारी केंद्र सरकार और दूसरी थी हमारी राज्य सरकार। बाद में कुछ समय के बाद इसमें एक और सरकार भी जोड़ी गई जिसको स्थानीय सरकार भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थानीय सरकार बोलते हैं। कुछ इनके पास नियंत्रण रहता है, कुछ इनके पास नियंत्रण रहता है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत ने 3 सूचियां भी बनाई थी। एक सूची कौन सी सूची थी? संघ सूची थी। भारत ने 3 सूचियां भी बनाई थी इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। कौन कौन सी सूचियां बनाई थी? एक सूची बनाई थी भारत ने संघ सूची, जिसको केंद्र सूची कहा जाता है। एक भारत ने बनाई थी राज्य सूची और उसके बाद एक बनाई थी भारत ने समवर्ती सूची, ठीक है। 3 प्रकार की सूचियां भी बनाई गई हैं, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। संघ सूची को संघ देखता है यानी केंद्र सरकार देखती है, राज्य सूची को राज्य सरकार देखती है और समवर्ती को दोनों मिलकर के देखते हैं, ठीक है। जो बाद में विषय आए उनको अवशिष्ट विषय की श्रेणी में डाला गया, जो कि पद्धति कनाडा से ली गई थी, ठीक। तो यहाँ पे पूछा गया कि भारत में जो शक्तियों का, भारत में संघीय व्यवस्था है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार में शक्तियों का बंटवारा हो गया है। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा। डेली पढ़ाई करो और नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब नोट्स आपको ऐप पे मिल जाएगा, आराम से नोट्स वहां से आप पढ़ते रहो बस, अब नोट्स बनाओ मत, ठीक। देखो डिटेल में भी यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा ही बनेगा, जैसे कि 2024 में एक क्वेश्चन आया, पूछा गया है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो एक संघीय राज्य नहीं है? 4 ऑप्शन है, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और दिल्ली। ये बोला गया है। हिमाचल प्रदेश कहाँ है? भारत के उत्तर में सबसे ऊपर, राइट। लद्दाख,
और कश्मीर के नीचे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के फिर ऊपर जो है आपको उत्तराखंड मिल जाएगा वहां पे। और उसके बाद फिर बोला गया कि त्रिपुरा, अब ये त्रिपुरा और उसके बाद ये आपका मणिपुर, ये आपको साइड में मिलेगा पूरब की तरफ, और दिल्ली आपको उत्तर प्रदेश के पास में मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में। तो हमसे बोला गया कि भैया निम्न में से कौन सा एक संघीय राज्य नहीं है, यानी इसमें 3 राज्य ऐसे हैं जो संघीय राज्य हैं, और एक राज्य आपको ऐसा दिख रहा है जो संघीय राज्य नहीं है, और वो है हमारा दिल्ली। कौन सा है बेटा? दिल्ली। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? बाकी तो सर संघीय राज्य थे। तो इसके लिए हमारे पास एक टेबल है, आपको ये सारे राज्यों के नाम याद रखने हैं, केंद्र शासित प्रदेश याद रखने हैं। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दिल्ली, लद्दाख, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और पांडुचेरी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आगे चलेंगे, अगला है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? अब देखो कैसे क्वेश्चन घुमा दिया, बोले कि भैया निम्नलिखित में से यानी इनमें से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल होना आवश्यक है, ये क्वेश्चन है, और घुमा दिया इन्होंने। यानी अब मुझे बताओ राजनीतिक दल होना क्यों जरूरी होता है? राजनीतिक दल का होना क्यों जरूरी होता है? कि राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही या मानववाद? राजनीतिक दल का क्या काम होता है? वो लोकतंत्र की क्या है बताओ जल्दी से। लोकतंत्र को कौन चलाता है भाई? जनता चलाती है, और लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता का जनता के लिए शासन, ठीक। तो राजनीतिक दल यहां पे बोला जा रहा है कि राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है किस व्यवस्था के लिए? तानाशाह के लिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं तानाशाह के लिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मानववाद के लिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं राजतंत्र के लिए, बहुत सारे बोल रहे हैं कि भैया जो है लोकतंत्र के लिए। अब ध्यान से सुनो, आपको लिख रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है, यानी होना चाहिए। किस व्यवस्था के लिए? क्या राजतंत्र और तानाशाही तो एक ही बात हो गई ना, जो कि आपको पता है फ्रांस में थी। तो इसलिए ये तानाशाही और राजतंत्र तो पहले ही कट गया, ये तो पहले ही कट जाएगा। बात समझ आ गई? अब बोला रहा कि मानववाद नहीं, राजनीतिक दल लोकतंत्र से संबंधित है। भैया एक लोकतंत्र के लिए क्या है जरूरी है? क्या? राजनीतिक दल। समझ गए? तो लोकतंत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई यहां तक बात? अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे, अगला देखो, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? मैं फिर आपको बता दूं, फिर आपको याद दिला दूं कि जितने क्वेश्चन कर रहे हैं वो सब 2024 में पूछे गए हैं। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र में नहीं है? इसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। लोकतंत्र में जनमत होता है, हाँ सभी लोग वोट डालते हैं, सभी लोग वोट डालते हैं, ठीक है। फिर उसका राजनीतिक दल होते हैं, बिल्कुल राजनीतिक दल होते हैं। भारत में बसपा है, सपा है, भाजपा है ना, बहुत सारी हैं। बात समझ आ रही? जैसे आम आदमी पार्टी है, बहुत सारे दल बने हुए हैं। कितने दल बने अच्छा भारत में? अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या आंसर करोगे भाई? हाँ ये भी तो आ सकता है, एनसीईआरटी में तो ये भी लिखा है ना। कितने दल बने? कमेंट करके बताओ कितने दल बने भारत में। भारत में अगर राजनीतिक दलों की संख्या के बारे में बात करोगे, तो राजनीतिक दलों की संख्या के बारे में बात करोगे भारत में, तो भारत में टोटल लगभग 750 प्लस, यानी 750 से अधिक, 750 से अधिक, 750 से अधिक जो है भारत में क्या है? राजनीतिक दल है। इससे ज्यादा है, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है। तो भैया बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता भारत में, कि भारत में अगर मुस्लिम ज्यादा हो जाए तो मुस्लिमों का शासन हो जाए, है ना। ऐसा नहीं होता कि मुस्लिमों के चले या फिर हिंदुओं के चले, सबको बराबर अधिकार दिया जाता है भारत के अंदर। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया?